सर मैं हम्म। इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो अपने आप सबको पता ही चल गया होगा। अरे सर, सबसे पहले ये बताओ, जो अभी मैंने अमर उजाला का पढ़ा आर्टिकल, उसमें ये लिखा था आप छोड़ा है बॉलीवुड। सबसे पहले तो मुझे यही बताओ, सच्चे हो? मेरे साथ पिछले 20-21 साल में ऐसा हुआ कि वो जो फियर फैक्टर होता है ना, कि कैन आई मेक इट और कैन आई डू इट, वो जो फियर था वो यार अब कभी खत्म हो गया है। पापा 20 साल, बस 20 साल ये करना है, उसके बाद लाइफ टाइम हम्म। खेती करनी है। सबसे ज्यादा जो आपका परिकोष का था सर, मिलाप है, वो सर नेचुरली आया कि नहीं? अच्छा करेक्ट। सर, एक बात बताओ, रिजेक्शन सिर्फ एक्टिंग ही में मिला है? मतलब प्यार व्यार हाँ, कुछ नहीं मिला? सर तो आपकी जो, आपके हिसाब से आपकी बेस्ट मूवी कौन सी? तो बस मुझे मसराम के टाइम पे बहुत डर लगा था, अगर मसराम के ऊपर मतलब फिल्म बने और जो मसराम राइटर है वो मतलब अगर वो किसी को देखेगा तो उसको क्या ट्रांसपेरेंट कर देगा अपने आप को। क्या है ये? क्यों? और वो भी वर्चुअली तो बिल्कुल नहीं। एक ये नई वेब सीरीज। सर एक बात बताओ, इतना टाइम हो गया सर, कभी तो ऐसा होगा जो सर एकदम ही डिप आई होगी सर, एकदम डिप, मतलब आप जो काम जैसे अभी कह रहे हो कि आप चॉइसेस से वर्क किए हो स्टार्टिंग, तो कभी तो ये चॉइसेस आपको ले गई होंगी ऐसी जगह जहाँ आप एकदम ही परेशान हो गए होगे कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। देखो यार, वो डिप जो होते हैं ना एक एक्टर की लाइफ में, मैंने आपको बताया ना, वो रोज आते हैं। सब हर टाइम आते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं, हम जैसे लोग, जैसा मैंने आपको बोला, बिकॉज वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, वी डोंट हैव privilege that my father is sending me money and saying that don't worry beta, you keep on working on your craft, one day will come. And probably for those people that one day comes, but हम उतने privilege होते नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ही अपनी फैमिली को जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं। ट्रू। और उस दौरान कई बार ऐसे महीने आते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते। ये सॉफ्ट स्टोरीज होती हैं, यू नो। और जैसा कि मैं आपको बोलूं, मुझे पसंद नहीं है सॉफ्ट स्टोरीज के बारे में बात करना, क्योंकि मुझे लगता है वो हर किसी की जिंदगी में होती हैं। तो ऐसे बहुत बार मौके आए यार। मतलब तुम बोल रहे हो कि सबसे बड़ा डिप कब आया, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लाइक इन द सेंस, सबसे बड़ा डिप तो अगर देखा जाए तो मेरा तो अभी आया, सितंबर में आया, जब मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि यार चल यार कुछ फार्मिंग ही करें साथ में। आई कांट सिट एट होम इन बॉम्बे थिंकिंग वन डे द थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन एंड आई विल बी वर्किंग। 20 साल के मेरे इस स्टिंट में, 21 साल के मेरे इस एफर्ट में, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी अगर अटेंडेंस अगर खोली जाएगी इस 21 साल की, तो बड़ा मुश्किल होगा बहुत सारे एक्टर्स को मेरी अटेंडेंस मैच करना कि मैंने कितना काम किया है। बस दुख इस बात का होता है कि हमारी जो सो कॉल्ड जो मीडिया है, या सो कॉल्ड जो लाइक इन द सेंस जो लोग ये प्रोपोगेट करते हैं और लोगों के काम, कि उन्होंने कितना कमाल का काम किया है, हम जैसे एक्टर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज वी डोंट स्पेंड टू मच ऑन आवर मार्केटिंग। And as you know, if you are little educated, marketing is correlated to money. True. So when the person is fighting for survival, when the person is making sure that his family back there in the village or Delhi or Bombay, कि they are also able to survive, जो इंसान इस फाइट में लगा होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं किसी को 20,000 रुपए दूं या 2 लाख रुपए दूं महीने का और बोलूं कि यार मेरा सोशल नेटवर्किंग हैंडल संभाल दे। तो अगर इन सब चीजों की वजह से अगर मेरे जैसे लोगों को अगर प्रोडक्शन हाउसेज और डायरेक्टर नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है दे आर एट लॉस। आर्ट आर्ट आर्ट, हम आर्ट के पीछे पड़े रहते हैं यार, पर आर्ट के पीछे की जो तकलीफें हैं, उसको अगर कोई समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि इतना आसान भी नहीं है। एक हमारी फ्रेंड है, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने मुझसे कल ही पूछा, तो बोला राहुल एक बात बता, तुमने कभी इस प्रोफेशन में आने से पहले सोचा नहीं कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, परसेंटेज? मैंने यार ये तो हमने सोचा ही नहीं है।
यू नो कि इसमें रिस्क कितना है, मतलब लाइक इन द सेंस मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा तुम्हारा रिस्क कहने का क्या मतलब है, दैट व्हेन आई एम एट द एज ऑफ 60-65 that do I have a family, do I have a house, do I have a little bit of money in my bank account where I can make sure that if any adversity comes that I don't have to beg, do I have a car. मैंने एक प्ले लिखा था बॉम्बे में बालाजी गौरी करके एक मेरी फ्रेंड है, NSD पास आउट है वो, तो उनके साथ मिलके हमने एक प्ले लिखा था। तो उसमें मैंने अपना एक सपना, मतलब आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर, एक रेंट करके एक ब्रॉडवे म्यूजिकल है, वेरी फेमस, कभी चेकआउट कीजिएगा, जो कि बेसिकली वहां के स्ट्रगलर्स की कहानी है जो रूम पार्टनर्स हैं। तो उसका हमने अडेप्टेशन किया था इंडिया में, बॉम्बे में, कि कैसे एक सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई डायरेक्टर है, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें एक सीक्वेंस था जहां पर हर बंदा जो है अपनी ड्रीम बता रहा है। तो जब हम वो लिख रहे थे तो मैंने एज अ राइटर मैंने सारे एक्टर्स को अपनी ड्रीम्स लिखने का काम खुद उन्हीं को दे दिया था कि आप ही लिख के लाओ, आप लिखो, आपका सपना क्या है, हाँ आपका सपना है, 5-5 लिख के लाओ एंड देन वी कैन चूज इट। तुम, बिकॉज आई वाज आल्सो एक्टिंग इन इट, तो मैंने उसमें एक अपना ड्रीम लिखा था। ज्यादातर ड्रीम लोग वो लिखते हैं जो वो चाहते हैं, कि मेरा एक मरीन ड्राइव पे 5 बेडरूम का घर होगा, या मेरा अपना एक एयरक्राफ्ट होगा, मेरे पास लिमोजीन होगी, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम वो है। मैंने उसमें ड्रीम लिखा था कि यार मेरा ड्रीम ये है कि मैं कहीं गोरेगांव ईस्ट में लोकल के पास एक 1 रूम किचन में खिड़की के पास बैठ के अपनी पोती को गोद में लेके चाय पी के उसको ये नहीं दिखाना चाहता कि बॉम्बे कितना खूबसूरत है। दैट्स नॉट माई ड्रीम एंड दैट शुडंट बी एनीबॉडीज ड्रीम। मुझे लगता है हमारा हक है कि हम सब एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमें मिले। आप समझ रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि कुछ आर्टिस्ट क्या होता है यार, एक प्योर सोल होती है, एक प्योर सोल होती है जो प्रोबेबली 15, 16, 17, 18 आई डोंट नो किस उम्र में जब उसको इस चीज की लत लगती है कि उसको एक्टर बनना है, वो बस लग जाता है यार। एक ऐसा सोल जिसका लाइफ पर्पस, उसने अपनी जिंदगी का लाइफ पर्पस बनाया हुआ है कि किसी तरीके से मैं रहूं लेकिन तुमको हंसी आए, उस इंसान के लिए हमारी सोसाइटी में जगह नहीं है। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं ये सोच लूं कि अगर मैं 18 साल की उम्र में जो सोचता था इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले कि मैं ये करना है, ये मेरा सपना है, और अभी मैं 24 साल का होने वाला हूँ, तो मैं अगर सोच लेता कि भाई इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तब तो सर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि अगर मैंने यही सोच लिया कि भाई इस चीज से मुझे पैसा ही कमाना है, तो मेरे को 100 आसान रास्ते मिल जाएंगे उस चीज को छोड़ के पैसा कमाने के। ये एक फैक्ट है। देखो, एक तो लाइफ वैसे ही टफ होती जा रही है मेरे भाई। मतलब एक और जान पहचान के हमारे एक थोड़े से स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड एक हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक विश्लेषण दिया था आने वाली जिंदगी का। चाय पीते पीते दिया था सर, चाय पीते पीते दिया। अच्छा, पहाड़ों पे। तब तो बिल्कुल सही होगा। हम इंसानों के बारे में उन्होंने बोला कि अगर वेदों और शास्त्रों में अगर आपका बिलीफ है तो कलयुग चल रहा है और कलयुग का ये प्रथम चरण है, ठीक है। और अभी आई थिंक देयर आर सम 3-4 पता नहीं हाउ मेनी स्टेजेस, आई डोंट नो, 100 स्टेजेस लेफ्ट ऑफ कलयुग। 3,79,000। तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने बोला कि
एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि इंसान जो है, आपने कभी बैंगन को उगते हुए देखा है? बैंगन का कुछ पता है? बैंगन कैसे अभी उग रहे क्या? हैं सर, छत पे उग रहे हैं, आएगा? फूल से निकलते हैं, उनके प्लांट तो बहुत छोटे होते हैं। हाँ लगभग इतनी हाइट हाँ होती है, 2-1.5-2 हाँ, फीट, 1.5-2 फुट सर। है ना? तो उन्होंने बोला कि एक समय ऐसा आएगा कलयुग में जब इंसान को सीढ़ी लगा के बैंगन तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अब इसको आप जैसे भी इंटरप्रेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो चाहे फिजिकलिटी में आप बोले, वो चाहे आप सोच में बोले, वो चाहे आप मेंटालिटी। इमोशनली बोले, वो चाहे आप जैसे भी लें। अमीश सर की बात की थी आपने, तो सर अमीश सर का तो अलग ही, वो ऐसी कहानियां लाते हैं जो लोगों से छुपाई जाती हैं। सर आपको कभी नहीं बताया जाएगा सीता एक वॉरियर थी, तो अमीश सर ने करेक्ट। बताया ना कि सीता एक वॉरियर थी। आपको शिफ्ट ट्रायोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाएगा, अमीश सर ने बता दी। सो आई डिस्कस दीज थिंग्स विथ माय फादर। वो बहुत लाइक पूजा पाठ, तो मजा आता है, मतलब एक तरीके का शास्त्रार्थ होता है हम लोग के बीच में कि ये ऐसे क्या बताया बात। था, ये ऐसे, बहुत मजा आता है। नहीं सर, अब एक चीज बताओ, आपने कहा कि पेरेंट्स के और बहुत सारे, तो सर आपकी फैमिली कैसी, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे फादर साहब हैं, हमारी मदर हैं, आई हैव अ एल्डर सिस्टर, शी इज हेल्पिंग मी आउट विद माय मशरूम फार्म, वहां पे उत्तराखंड में नैनीताल के पास भवाली शाम खेत। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। बाकी तो बहुत बड़ा परिवार है। मैं पंजाबी ब्राह्मण हूँ, दिल्ली की मेरी पैदाइश है, जमुना पार करके एक जगह है जहाँ से लोग बहुत डरते हैं दिल्ली में, मेरी वहाँ की पैदाइश है, कृष्णा नगर। पताल लोक का रेफरेंस वही जमुना पार था। पताल लोक का तो रेफरेंस ही था जमुना पार। पताल यार लोक एक्चुअली वो जमुना पार जो है वो नया बसा हुआ जमुना पार है। दिल्ली भी, दिल्ली की हिस्ट्री मेरे पास भी है अब थोड़ी सी ना, लाइक इन द सेंस वो जमुना पार अलग है, ये वाला जमुना पार अलग है। ये पड़ता है आईटीओ की तरफ से, लक्ष्मी नगर की तरफ से। वो जमुना पार पड़ता है आईएसबीटी की तरफ से, इफ यू लो लिटिल बिट अबाउट दिल्ली। हाँ जी, तो वो अलग है, वो जमुना विहार, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। ये कृष्णा नगर लाल क्वार्टर वाली जगह है, क्योंकि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो पार्टीशन से पहले जो पैंडेमिक आया था उसमें हमारे दादा ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया होगा, ऐसा मुझे मतलब पास ऑन किया गया है। और उस टाइम पे आई थिंक उनको वहां से 13 साल की उम्र में भगा दिया गया कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उनको अपनी एक, उनकी आई थिंक सिस्टर जो थी मेरे दादा की, वो मैरिड थी दिल्ली में, और मेरे दादा थे गुजरावाला करके एक छोटी सी जगह है गुजरावाला, बड़ी फेमस जगह है अगर आप थोड़ा सा ज्ञान रखते हो। गुलजार साहब जो हैं वो गुजरावाला थे। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है भाई ये सुनने में, यू नो। तो हम वो तब आ गए होंगे दिल्ली, उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत करी, अपना घर बसाया, यू नो, और ऐसे करके जो है हमारी फैमिली जो है वो दिल्ली में आके बस गई। मतलब बचपन में सर आपने दिल्ली में काफी टाइम स्पेंड किया है, तो रेफरेंस के लिए फिर आप दिल्ली ही थे, स्टार्टिंग से रुके हुए थे, आप आए नहीं उत्तराखंड, या आप दिल्ली में रुक गए कि मेरे को उसी टाइम से, या उत्तराखंड आके फिर दिल्ली वापस गए? यार मैंने आपको बताया ना, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मैं स्कूलिंग जो है मेरी दिल्ली से हुई, मतलब दिल्ली में एक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा। डीपीएस तो प्रेप से, हाँ जी डीपीएस, तो डीपीएस नोएडा से हूँ मैं। थोड़ा सा बढ़िया स्कूल था, यू नो। डीपीएस है, हाँ अच्छा अच्छा स्कूल हाँ। बट यार मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को तो कुछ ऐसी कई बार अब मैं बिकॉज जब सोचता हूँ कई बार यार, ये बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं ना हम जैसे लोगों के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो मानोगे नहीं, मेरे को कभी कभी शर्म आती थी अपने पापा के साथ स्कूल जाने में, क्योंकि हमारे पास तब स्कूटर हुआ करता था और हमारे स्कूल के बच्चे जो थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे भाई, यू नो।
तो कई बार ये वाले स्कूल जो होते हैं कई बार बच्चों के लिए खतरनाक भी हो जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो। खैर एनी हाउ, तो वो 12th पास करी मैंने डीपीएस नोएडा से, और उसके बाद मैं मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा था भाई, तो आई हैड अप्लाइड फॉर सीए फाउंडेशन। उस टाइम में अरीना मल्टीमीडिया, एपटेक और ये सारी चीजें भी आनी शुरू हो गई थी देश में। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक देन 1999, बहुत साल हो गए। तो वो एग्जाइल पीरियड होता है ना आपका 12th से लेके कॉलेज का एडमिशन। 6 महीने। अच्छा, आई वॉज ओनली गुड इन मैथ्स, तो लाइक इन द सेंस मैथ्स में मैं वैसा वाला होता था मेरा मैथ्स का, वो शिट एक क्वेश्चन छूट गया, इस बार 94 आएंगे। मैं उन स्टूडेंट्स में से था सिर्फ मैथ्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट में 0, यू नो, मतलब 0 16 0 70 0 नहीं, मतलब लाइक एवरेज, यू नो, हाँ ठीक है, पास हो गए, हाँ ठीक है, यू नो। तो आई थिंक मेरी 12th में परसेंटेज आई होगी वो बेस्ट ऑफ 4 जो कैलकुलेट करते हैं, 74 73 72 टाइप्स, यू नो। तो सर पता था सेम परसेंटेज यही आती इतनी है, ही होती है भाई, इतनी ही ऐसे आती इतनी। है। सो इवेंचुअली द चॉइस वाज कि या तो पिताजी के साथ स्कूटर पे बैठ के वो लंच वाला डब्बा उठा के दुकान पे जाया जाए, चांदनी चौक में या आपकी फिर, दुकान थी? हाँ हमारे दादा साहब ने होटल बनाया हुआ था भाई बाग दीवार में, उन्होंने बहुत मेहनत की है यार। ही इज लाइक अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। आई नेवर मेट हिम बट I can correlate to his like in the sense struggle in life। तो बस फिर वही एक चॉइस बनानी थी, या तो चांदनी चौक जाएं, यू नो, सलवार सूट बेचें, कपड़ा बेचें, यू नो, या फिर जो है सीए कर लें और उसके बाद फिर एमबीए ट्राई करें। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, सीए प्लस एमबीए वाज लाइक अ बिग थिंग, स्टिल इज, बट उस टाइम पे नया कॉम्बिनेशन आया था। तो उसी दौरान यार बस ऐसे ही कई जिंदगी के वो दिन बीत रहे थे जहां पर एक दोस्त ने ऐसे ही बोल दिया कि यार मैं लाजपत नगर जा रहा हूँ कोई मॉडलिंग के काम से, वो अपने साथ ले गया। वहां पर वो मॉडलिंग वाले जो एजेंसी थी उसको समझ में आ गया मुझे देख के कि ये थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकता है। उन्होंने मुझे भी जो है स्मार्ट घोषित कर दिया, मैंने भी अपने आप को स्मार्ट मान लिया। मैं भी एक स्कीम लेके जो है घर वापस आ गया, जिस स्कीम के तहत जो है मुझे पता था मुझे 20-25 हजार रुपए मिल जाएंगे नए कपड़ों के लिए, 10-11 हजार रुपए मुझे पोर्टफोलियो के देने थे। तो मैंने अपने घर वालों के करीब 35-40 हजार रुपए जो है उसमें लगवा दिए 99 और कपड़े 99 में, और कपड़े वपड़े आ गए बढ़िया, यू नो, नई पैंटे, नई शर्ट्स, जूते सब आ गया। अब जब 2 महीने बीत गए तो घर से प्रेशर आना शुरू हुआ कि भैया वो जो फोटो तुमने खिंचाए थे वो कम से कम वो फोटो तो दिखा दो, क्योंकि मैं तो भूल गया था, एक हो गया काम खत्म, यू नो। तो उन लोगों को कांटेक्ट किया, अच्छा वो भी शाणे थे, वो भी पोर्टफोलियो नहीं दे रहे थे जो उन्होंने सो कॉल्ड पोर्टफोलियो खींचा था मेरा। इस दौरान जो है फिर पूरा वो पंजाबी फैमिली होती है, मेरा घर पे नाम चिंटू है, तो सबको पता चल गया चिंटू, ओ भैया चिंटू एक्टर बनने वाला है, चिंटू एक्टर बनने वाला है, यू नो, फैल गया और फंस गए, यू नो। तो एक हमारे मामा हैं, तो उन्होंने एक दिन ऐसे पकड़ लिया। अच्छा हम तो ऐसी चीजों से बचते हैं ना कि पकड़ में ना आ जाए। एक दिन उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ भाई क्या हो रहा है, वो जो तुमने वो पोर्टफोलियो कराया था क्या हुआ उसका, क्या करना है आगे लाइफ में, क्या करना है, सीए करनी है नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला अगर तुझे मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रतीक, उससे पहले मैंने आज तक कभी भी किसी ड्रामेटिक्स में, कभी पब्लिक स्पीकिंग में, कभी किसी यू नो प्ले में, स्कूल में, असेंबली में खड़े होके वो पोयम सुना दी हो, मतलब क्लास में भी जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता था तो मैं उनमें से नहीं था जो हाथ उठाता था, मैं उनमें से था जो छुपता था कि कहीं मतलब अच्छा मैम ने इसको तो नहीं बुलाया, यू नो। तो ऐसी इंट्रोवर्ट शाय पर्सनैलिटी थी मेरी भाई। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है
वो तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि मॉडल वॉडल नहीं बन पाओगे भाई ना, मतलब 5'8" टाइप की हाइट लेके घूम रहे हो तुम, और बॉडी वॉडी तुम्हारी है नहीं, तो मॉडलिंग वॉडलिंग क्या करोगे, एक्टर बन। वहां से जो है उन्होंने बताया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पहली बार पता चला कि दिल्ली में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे एक्टर बनाए जाते हैं, यू नो। वहां चले गए, उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। करते कराते बेसिकली आई एंडेड अप इन अ ग्रुप कॉल्ड एक्ट वन, विच वाज रन बाय मिस्टर एन.के. शर्मा। अभी भी ही इज रनिंग इट, सो ही इज माय मेंटोर, ही इज माय गुरु। व्हाटएवर इन माय लाइफ आई हैव लर्नड, आई थिंक उनकी वजह से है। तो अगर शायद मैंने एक्ट वन अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया होता, तो आई थिंक मेरी एक्टिंग की समझ जो है वो शायद वो ना होती। आई थिंक वो बड़ी फ्रिवलेस सी होती। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा, तो उसमें बोला गया था जब आपकी चॉइसेस बहुत क्लियर हो जाती है ना, तो आपके पास दो चीजें बहुत इजीली पहुंचती हैं। सबसे पहले होती है अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी होता है पैसा। तो वही है, सेल्फ अवेयर जिस दिन आप होगे मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए, इक्वेशंस को अपने हिसाब से, तब तो सर फिर कुछ भी कर ही सकते हैं। तो सर अभी आप फिलहाल कहाँ हो? बॉम्बे? अभी भाई बॉम्बे आया हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे ही मुकेश जासूस के चक्कर में कोई डायरेक्टर साहब अपने ऑफिस में बुला लें, थोड़ा सा कुछ काम वाम, और मतलब यू नो, देखो कोई सिफारिश लगाओ, हो सकता है तुम्हारे कहने पे कोई डायरेक्टर बुला दे यार। मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, मैं 23 साल की उम्र है मेरी अभी भी। मैंने क्या ही किया जीवन में। और जब हाँ 23 है मेरी उम्र। उस शक्ल पे मत जाओ सर, वो बचपन से मेरी हाइट वेट सब कुछ ज्यादा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। काश यार काश 23 साल की उम्र में मेरे चेहरे पे भी इतने सारे बाल आते होते। ये सर कम है ये अभी काटे गए हैं दाढ़ी और बाल तो तरीके से। मैं आपको बताऊं, मैंने दाढ़ी कैसे रखी, मेरे दाढ़ी आती नहीं थी यार। सो कॉल्ड चिकना बोलते ना, चिकना। आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेक करो सबसे पहले, अगर डालोगे तो वही आती है, एकदम मस्त राम वाली, एकदम क्लीन शेव। हाँ नहीं, वो तो चलो फिर भी मस्त राम तो अगेन बॉम्बे की बात है ना। मैं तो बात कर रहा हूँ 22-23। मैं तो 28 साल की उम्र में तो यार बॉम्बे आया था। मेरी क्या उम्र होगी जब मैंने मस्तराम करी होगी तुम्हारे हिसाब से? आई वॉज ऑलरेडी 32। ठीक है, मुझे लगा फिल्म डिले हो गई होगी 4-5 साल, पर 30 साल 30 ईयर्स 32। सर आपने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया, अब तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा। मेरे पास बहुत उम्र है भाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, शुरू में तो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि चेहरे पे जो थी सो कॉल्ड मैच्योरिटी ही नहीं थी। सर मेरे चेहरे में मैच्योरिटी भाई, दाढ़ी वाड़ी आती है तो थोड़ा सा इंसान छुप जाता है ना, आप समझो बात को। सर ये इंटरव्यू सबसे पहले पापा देखेंगे, पब्लिक देखे ना देखे, मैं कहीं डालू ना, पापा जरूर देखेंगे ये लाइन। क्यों? मेरे घर वाले मुझे मैच्योर समझते ही नहीं। नहीं, देखो बच्चों वाली हरकतें तो भाई सारी जिंदगी करते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, लाइक एज एन एक्टर भी माना जाता है कि यू शुड हैव अ चाइल्ड लाइक क्वालिटी इन यू नो। बच्चों से तो हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए यार, जिंदगी में सीखते ही रहना चाहिए, यू नो। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ लुक के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो दाढ़ी वाड़ी जो है ना आपकी, उससे थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है। हम मतलब जब मैं बंबई में आया था 27 ईयर्स की एज में, मतलब लोगों को ये विश्वास दिलाना कि मैं 8 साल थिएटर करके आया हूँ यार, मेरे को शेक्सपियर, मेरे को लाइक ब्रेख्ट के बारे में पता है, मेरे को फोर्थ वॉल कैसे ब्रेक करते हैं मेरे को पता है, मेरे को लाइक इन द सेंस ये सारी चीजों के बारे में मैं पढ़ लिख के आया हूँ यार। मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ। बिकॉज मेरे चेहरे पे दाढ़ी और मैच्योरिटी नहीं थी, लोगों को लगता था अबे ये तो साला पागल बना रहा है, थिएटर वेटर करके नहीं आया, 1 महीना करा होगा, बोल रहा है कि मैंने 8 साल किया, यू नो। तो उस वजह से मुझे दाढ़ी रखनी पड़ी। सो पाउडर वाज द फर्स्ट लाइक शो जिसमें मुझे दाढ़ी रखवाई गई थी, जब मैंने पहली बार 1 महीने के लिए शेव नहीं करी। तो मेरी ग्रोथ बहुत स्लो है यार अभी भी।
दाढ़ी की। सर एक बात बताओ, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आज की डेट में कोई बंदा कहीं से भी उठ गया, वेदर ही इज फ्रॉम मुंबई और लखनऊ और एनीवेयर, कोई उत्तराखंड का बंदा, अगर उसका क्या सोच, मतलब मेंटालिटी उसको रखनी चाहिए बॉम्बे जाने से पहले? पढ़ाई लिखाई, लिटरेचर, जिंदगी, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं आई थिंक जिसपे उसको काम करना पड़ेगा। अगर कुछ रेंज चाहिए एज एन एक्टर, अगर सिर्फ एक ही तरह का काम करके 2-3 साल में निकल के वापस मॉल रोड, शिमला की मॉल रोड घूम के वापस जाना है अगर, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर इफ यू वांट टू स्टे, इफ यू वांट टू डू एक्चुअली यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो पढ़ाई लिखाई है भाई। क्योंकि क्राफ्ट भी जो है वो बदलता रहता है, यू नो। मतलब आप मानेंगे नहीं, जब से कोविड-19 हुआ है, मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था, सिनेमा शुरू हुआ था इतने बड़े कैमरा के मुंह से, इतना बड़ा मुंह होता था पहले कैमरा का, राइट, जो आपके चेहरे के आगे ऐसे लगा दिया जाता था और आप उसके अंदर देख के एक्टिंग करते थे। फिर चेंज आया, कैमरास छोटे हुए, अब इतना हो गया। अब हम एक और एडवांस टेक्नोलॉजी में चले गए हैं कि इतना सा एक छोटा सा बिंदु है यहाँ पे, यहाँ कहीं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कहाँ पर है, देखना कहाँ है मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता। वो कहने का मतलब यही है कि एक्टिंग भी भाई, क्राफ्ट भी बदलता रहता है, एक्टिंग भी बदल रही है। अब पता नहीं आगे क्या जमाना आएगा, यू नो, आगे क्या तो टेक्नोलॉजी आएगी। गोप्रो से मूवी शूट होना चालू हो जाएंगी, मतलब अब तो हो रही, हॉलीवुड में मूवी शो हो रही, सर पे कैमरा लगा लिया और गेमिंग वाली फील आ रही मूवी, तो बंदा जो देख रहा है उसको भी लगेगा यार वो मूवी का पार्ट है एक तरीके से। तो एडवांसमेंट तो सर अलग ही लेवल पे चल रहे हैं सिनेमा में। पर सर रूल तो वही है ना सर, जो अच्छी एक्टिंग करेगा उसको अच्छी तवज्जो मिलेगी। पर ऑडियंस को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो मूवी आपको 100 बार दिखाई जा रही है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पे बार बार आ रहा है, उसका कोई रीजन है कि उनको इतना प्रमोशन करना पड़ रहा है कि तुम लोग उस मूवी को देखो। मेरे को नहीं पता, मैंने तो मुकेश जासूस का सर एक एड तक नहीं देखा था, पर मुझे मिल गया, मैंने देखा, मुझे बहुत सही लगा। मैंने 100 जगह माउथ टू माउथ पॉपुलैरिटी दी, भाई देखो ये देखो, मैंने मीम्स डाले, तो वो चीज अलग होती है। भाई ये सारे लोगों को ये भी बोलो कि जाके वो, मैंने सुना है आजकल IMDb बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सर एक क्वेश्चन बचा है सर, एक क्वेश्चन यही है, ये बताओ, इतना कुछ मैंने आपसे पूछा, परेशान किया आपको, ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपको लगता है मुझे पूछना चाहिए सर? ऐसा कोई चीज है जो आपको लग रही, जो मैंने छोड़ दी हो या मैं भूल गया हूँ? आई थिंक तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें पूछना चाहिए था, वो मुझे लगता है मुकेश जासूस से रिलेटेड, यू शुड हैव आस्क्ड मी कि हाउ, लाइक इन द सेंस, बाकी ये जो को एक्टर्स जो हैं, जो एक एक सीन्स के लिए आ रहे हैं, यू नो, कि उनको लेके, लाइक इन द सेंस यू कुड हैव आस्क्ड मी समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि तो सर आप उसका आंसर दो, मैंने, ये मेरी ट्रिक है ये क्वेश्चन निकलवाने की। बहुत तेज हो रहा है। बाकी आंसर सिर्फ मेरा यही है, मैं तो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था कि मैं उन लोगों के भी थोड़े नाम ले पाऊं। हाँ सर, लो सर, बिल्कुल लो सर। जैसे तुमने गूगली फेंकी, मैंने भी गूगली फेंकी है, आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे भी उन लोगों के नाम लेने ही लेने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगेन, अकेले राहुल बग्गा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, यू नो, तब तक राहुल बग्गा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे उनमें से एक है हमारे आसाराम जी, शाकिर भाई, वो तो सर अलग ही, वो आज भी कंफ्यूज है सर। वो आज भी कंफ्यूज चल रहे हैं, मतलब वो कमाल के एक्टर हैं। मतलब कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जिनके सामने आप खड़े होते हैं और फिर ना बरबस ही आपको हंसी आने लग जाती है। तो जैसे शाकिर भाई हैं, देन हिरेन, यू नो, देन नैन्सी, यू नो, नैन्सी मैम, या नैन्सी मैम वाज योर को-एक्टर इन फेसबुक वाला प्यार।
फेसबुक वाला प्यार में, देन वी हैव डन थिएटर टुगेदर, वी आर वेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स। और आप अपने दोस्तों की जर्नी जब देखते हैं, उनका क्राफ्ट देखते हैं, आपको समझ में आता है लाइक वो जो उसने दो शी इज देयर ओनली फॉर वन एपिसोड, नो, बट वो एपिसोड में यू कांट टेक योर आईज ऑफ, यू नो। या अपने वो जो साथ में उनके को एक्टर हैं रोहित जी, जिन्होंने टिंकू प्ले किया है, लाइक जहां से मुकेश जासूस शुरू होता है, वो जो पहला सीन, और वो आलिया को किडनैप करके, या वो जो वॉक है उनकी, वो वॉक करके वो जो गाड़ी में बैठते हैं, वो जो एक अजीब सा मेनिसिंग जो एक चेहरे पे जो भाव है, एक सेडिस्ट, यू नो, वो जो एक मतलब वो रिपल्सिव भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि मुझे डर नहीं लगेगा, यू नो, वो एक बैलेंस है। अगेन वो जो बैलेंस आई थिंक वो जो रोहित लेके आए हैं इस किरदार में, टिंकू में, यू नो, और फिर उसको लाइक इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट किया नैन्सी ने, लाइक इन द सेंस वो अपने आप में ना क्या होता है, फिर मुकेश और मुक्ताराम के कंधों पे बोझ नहीं आ जाता, वो लाइक इन द सेंस वो फिर पूरे कास्ट बन जाता है। हिरेन, again I am talking about him, like in the sense he has brought something else on table, like वो लग रहा है कि मुकेश जासूस का ही भाई होगा, you know, so वो एक अजीब सा, वो मतलब कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना, उनके और आपके साथ रहने से कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आता है, कि जैसे बड़ा भाई हमेशा परेशान रहता है और छोटा भाई करेक्ट कुछ भी कर मजे लेता रहा है, कुछ भी रहता है। क्योंकि सर मैंने यही आपसे जब मेरी कॉल पे बात हुई थी ना, वन ऑफ द बेस्ट शोज इसलिए बन गया मेरे लिए क्योंकि रिलेटेबल बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लगभग 99% हर एक घर की स्टोरी है कि जिस आदमी को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, भाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ताने में किसी और से खा रहा हूँ अननेसेसरी, और जो कि इस मतलब हमारे समाज में तो होता ही, ताने खाना तो प्रथा है। और फिर आदमी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जाता है तो एक बंदा ही सपोर्ट करता है, वो आपके मुक्ताराम जी हो गए, और जो नहीं सपोर्ट करने वालों की तो लाइन ही बहुत ज्यादा होती है। ये हुआ अच्छा एंड, अब ये हुआ, इसी पे एंड कर दूंगा। आप जरा नमाजी है जनाब।